विद्यार्थियों, मेरे साथियों सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में कक्षा 11 का कृषि रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र हल किया जा रहा है। आपको इसको शॉर्ट में समझाया जाएगा क्योंकि वीडियो अधिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुने। और जो पेपर आया है बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट पेपर आया है और बोर्ड के परीक्षार्थी भी विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि ये 11th वाले जब बोर्ड में जाएंगे तो 12th बोर्ड में इसी तरह का प्रश्न पत्र आएगा। तो बहुत ही अच्छे गहनता से इसका अवलोकन करें और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं जो आगे आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे सुपरवाइज़र आदि की में, तो उसमें भी ये लाभदायक रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। NaOH का तुल्यांक की बात क्या है? तो NaOH का तुल्यांक की बात याद करने के लिए पहले इसका मदद मैंने द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। सोडियम का 23 होता है और हाइड्रोजन का 1 है तो 24 हो गए। 24 और 16 ऑक्सीजन का होता है, तो इस तरह से ये 40 इसका आंसर आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। गैसीय आयतन नियम को किसने दिया था? तो गैसीय का आपको बताया था, गैसीय याद रखना गैलूसक, तो पहला इसमें उत्तर सही है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 1D उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो आपको SPD के बारे में बताया गया है। तो ये D कक्षक में जो कि 5 होते हैं इसमें कक्षक, तो जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक प्रत्येक में 2-2 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 इसमें दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा? तो देखिए, लिथियम लीबे बकना ओपनी एक उसमें श्रृंखला में नियोन का 10 होता है, 10 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन इसका अधिक इसलिए होगा कि आपको पता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होता है, उस पर जो बाह्यतम जो प्रभाव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो ये भी ध्यान रखना उनको, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसकी एक कक्षा घट जाएगी, इसलिए आकार छोटा हो जाता है। लेकिन यदि 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाता है, जैसे क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाता है तो उसका आकार बढ़ा जाता है, तो इसमें आंसर द आएगा। प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसमें यूरिया उत्तर आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो शक्ति सिद्धांत है उसका खंडन किया था वोलर ने, सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ बना करके यूरिया के रूप में। इसके बाद लेसे परीक्षण के द्वारा किसकी पहचान की जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर उपयुक्त सभी इसमें उत्तर आएगा। यदि यहाँ पर क्लोरीन की जगह यदि आयोडीन, ब्रोमीन हो तब भी यही आंसर आएगा। इसके बाद में C2H4 जो कि एल्कीन है, इसमें कार्बन परमाणु का संकरण कैसे होगा? कि CnH2n वाला फॉर्मूला है, तो इसमें sp2 संकरण होगा। 8वां क्वेश्चन है कार्ब एनाइनों का स्थायित्व क्रम कौन सा है? तो इसमें स वाला उत्तर आएगा। इसमें 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री वाला। 9वां क्वेश्चन है कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी होती है? तो इसकी 4 संयुक्ता होती है। आपको पता है कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो कि अन्य कई तत्वों के परमाणु के साथ क्रिया करके बहुत सारे यौगिक बनाता है, इसलिए ये 4 भुजानाथ के रूप से याद रखो, 4 हाथ है इसके। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है पेंटेन के कुल संरचनात्मक समूह कितने हैं? तो इसमें 3 समायोगी होते हैं पेंटेन के। एक तो पेंटेन नॉर्मल पेंटेन होता है और आइसोपेंटेन और एक नियो पेंटेन। CNG है, उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस है। और एक रिश्तेदार वाला क्वेश्चन है सर्जरी में निश्चित रूप में एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाता है। अधिकतर आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, तो इनको इस तरह से रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ध्यान रखें आगे भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस टाइप के उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। अंतर तापमान की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है? जो कि केल्विन है। और आपको पता है 1 केल्विन बराबर 273, इसमें अपन को जोड़ने होते हैं। यदि डिग्री सेल्सियस से अपन को जोड़ना है 273 जोड़ दीजिए तो उसका मान केल्विन में आ जाएगा। ये आपके प्रश्न संख्या 12 है, पुस्तक में वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए उस सारणी को अवश्य आप देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका NH2CONH2 ये सूत्र इसका होगा, या उससे लिख लें, याद रखें, ये 12th क्लास में भी काम आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है जेल्डोल विधि के द्वारा कौन से कार्बनिक यौगिक का निर्धारण किया जाता है? तो इसमें देखिए नाइट्रोजन युक्त यौगिक है उनका निर्धारण किया जाता है। और इसमें ये भी क्वेश्चन पता चल सकता था कि जेल्डोल विधि के द्वारा कौन से कार्बनिक यौगिक का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो उसमें पिरिडीन, पायरोल, फिनोल आदि जो यौगिक है इनका निर्धारण नहीं करते हैं, और एक NO2 और एजो समूह जिनमें पाया जाता है उनका भी निर्धारण नहीं करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16 नंबर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव वाला क्वेश्चन है
50 नंबर पेज से लिया गया है। तो आपको ये भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से देखो क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव 150 नंबर पेज से पृष्ठ संख्या से लिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और इस बार अब जो वार्षिक परीक्षा में आपके प्रेरणिक प्रभाव है, ये भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके, अधिक संभावना है, अवश्य इसको देख लेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में इस तरह से दो प्रभाव होते हैं, प्लस ई और माइनस ई प्रभाव, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। ये जैसा कि आपको पता है एल्केन का होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एल्कीन का, तो एल्कीन में डबल होता है CnH2n, अर्थात कार्बन के जितने परमाणु होते हैं उससे दुगने हाइड्रोजन के होते हैं, तो इसको 2n लिखेंगे। और यदि एल्काइन का पूछ लिया जाए तो CnH2n-2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वुड्स अभिक्रिया द्वारा किस यौगिक का संश्लेषण किया जाता है? तो इसका उत्तर है आपके एल्केन, जैसा कि प्रश्न संख्या 163 से बताया गया है। देखिए सोडियम से जब क्रिया कराते हैं तो ये वुड्स अभिक्रिया कहते हैं इसको, सोडियम से अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में कराते हैं और ये इस तरह से एल्केन बन जाएगा। दो इसके लेंगे अपन, तो इस तरह दो अणु लेंगे RX, दोनों क्रिया करके एल्केन बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीसेल विधि किस कार्य में प्रयुक्त होती है? तो इसमें देखिए 173 नंबर से ये लिया गया है, मेथोक्सी और एथोक्सी समूह के निर्धारण में ये विधि काम में लाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर बता रखा है इसको, जीसेल विधि, इसमें लिखा है HI के मध्य अभिक्रिया ईथर के साथ, तो मेथोक्सी एथोक्सी समूह का परिमापन करने में काम में लाई जाती है। इसके बाद नामकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपके, CH3CO CH3, इसका IUPAC नाम क्या है? तो आपको देखिए 1 2 3 3 है, तो प्रोपेन, तो प्रोपेन 2 ओन, तो ये कीटोन है, इसका नाम हो जाएगा। खंड वैसे देखिए स्थिर अनुपात का नियम पूछा गया है, जो आपके नियम पूछे गए हैं उनमें से स्थिर अनुपात का नियम प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है। रासायनिक संयोग के इस नियम में बताया गया है कि जब तत्वों का निर्माण होता है, वह यौगिक का निर्माण होता है, तो चाहे किसी भी विधि से हो, तत्वों का भार अनुपात सदा एक सा ही रहता है। जैसे कि इसमें कार्बोनेट का उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड C कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके, अर्थात कार्बन को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चाहे दूसरी विधि ले लो, इस विधि में भी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यानी किसी भी तरह से वो यौगिक का निर्माण हो रहा हो तो उसमें जो अनुपात रहेगा वो स्थिर रहेगा। इसलिए बताया गया कि किसी रासायनिक यौगिक में सदैव वही तत्व उपस्थित रहते हैं तथा उनके परस्पर संयुक्त होने वाले भारों में एक स्थिर अनुपात होता है। संयोग करने वाले तत्वों के भार निश्चित होने के कारण इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन मोल के उदाहरण पर आधारित क्वेश्चन है। 0.05 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की संख्या कितनी होगी? जैसा कि आपको मालूम है कि एक मोल जो पदार्थ लिया जाता है, चाहे वो अणु हो चाहे यौगिक हो, तो उसमें उसके अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23। तो देखिए 8 नंबर पृष्ठ से लिया गया है। आपको बताया गया था कि उदाहरण अवश्य याद कर लेंगे। तो देखो ऐसे कि हूबहू इस उदाहरण को उठा लिया गया है यहाँ पर, और इस तरह देखिए लास्ट में 6.023 को × 10⁻23 है, इसको गुणा कर दिया 0.05 से, तो ये इसका आंसर इस तरह से लिखना है। प्रश्न संख्या 34 से क्वेश्चन लिया गया है। पाउली का अपवर्जन का नियम सिद्धांत क्या है? ये देखिए पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत दे रखा है और इम्पोर्टेंट है, ये सब वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आप अवश्य याद कर लें। इसमें केवल 34 नंबर का और 35 नंबर का वार्षिक परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बोर बरी परिकल्पना या योजना क्या है। इसको विस्तार से समझाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न संख्या 38 से लिया गया है। आयनन ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। इसकी परिभाषा बताई गई थी आपको। एक उदासीन विलिखित गैसीय निकाय है या परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, उसको आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। इस तरह यहाँ से आयनन एंथैल्पी ने पूछ करके आयनन ऊर्जा पूछा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह देखिए यहाँ पर यदि उदासीन परमाणु से निकालते हैं तो 1+ आवश्यक जाता है, उससे पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये प्रथम आयनन होगा। फिर इसी को M+ से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन, एक संयोजी परमाणु हो जाता है ये, तो इसमें M+2 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक की कमी और आ गई, तो यहाँ +2 हो गया। देखिए इस तरह से इसको याद करना है और लिखना है।
अष्टक का नियम क्या है, ये भी आपको प्रश्न संख्या 44 से पूछा गया है, जिसमें कि आपको जानकारी होगी कि प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि अपना अष्टक पूर्ण कर ले। देखिए, परमाणु के बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं, अतः सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे सक्रिय रहते हैं, इसे अष्टक का नियम कहते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन 8 कैसे हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करें बाह्यतम कोश से, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। तो आपको NaCl इसका सटीक उदाहरण दे रखा है। सोडियम यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो देखो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 रह जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और यदि इसी प्रकार से क्लोरीन में 2H7 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यदि मिलता है तो ये 2,7 की जगह 2,8 हो जाता है। उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, इसके 2 उदाहरण पूछे गए। प्रश्न के 45 में देखिए, जैसे कि ओजोन गैस का बनना, ये देखिए एक ऑक्सीजन का अणु बना, पहले इसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु और क्रिया करेगा। तो इस तरह से क्योंकि ये तीर का जो निशान दर्शाया जाता है, उपसंयोजक यौगिक बताया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 2 उदाहरण और है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनियम आयन का निर्माण। अब जो वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आप यौगिक और आयनिक यौगिक है, उसको उससे याद कर लेंगे। ऐसे यौगिकों में आप इनकी संरचनाएं बना करके देखिए, इसका अभ्यास कर लेंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी प्रकार से अमोनिया की और मीथेन की ये संरचनाएं और उससे देखने ये अवश्य परीक्षा में आएगी। प्रश्न संख्या 27 है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो अंतःविक्रियाएं कहलाती है, ऑप्शन ऑक्सीजन दोनों साथ साथ होते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 52 से क्वेश्चन दिया गया है, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया, तो यहाँ से आपको ट्रांसफर लिखना है अपनी कॉपी में। आर्हेनियस की अवधारणा, अम्लोपचार की अवधारणा कि उन्होंने जो परिभाषित किया किस प्रकार से किया है, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है और उसको समझाना है। 58 नंबर प्रश्न से लिया गया है। ये देखिए, जो कि आप परिभाषा अधिकतर आप बताती है कि हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो जल में अपघटित होकर के OH अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। अधिकतर हम इसी परिभाषा के बारे में जिक्र करते रहते हैं कि वे जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, तो ये आर्हेनियस ने ही दिया था। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिकों में क्या अंतर है, ये आपको पता है, दोनों ही चक्रीय यौगिक होते हैं, समचक्रीय। तो इसके बारे में आपको बताया था। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक के बारे में 134 नंबर पेज से लिया गया है। ये देखिए, तो एलिसाइक्लिक यौगिक है, ये समचक्रीय है, और दूसरे हैं आपके एरोमेटिक यौगिक। अब आप देखिए, एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं जो एक प्रकार से साइकिल बनाते हैं, अर्थात होने को तो ये एलिफेटिक यौगिक ही होते हैं एक प्रकार से, लेकिन ये चक्रीय संरचना के रूप में रहते हैं और इनमें देखो डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है। जबकि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उसमें अल्टरनेट एकांतर क्रम में एक को छोड़ के डबल बॉन्ड आता है, जैसा एक सटीक उदाहरण बेंजीन है। और इसी प्रकार से कई बेंजीन वेले मिलकर के अन्य संरचनाएं बनाते हैं, जैसे कि 2 बेंजीन वेले मिल गई, नेप्थलीन बना लिया, 3 बन गई, इस तरह से कई संरचनाएं बनाते हैं। एथिलीन या एथीन के 3 उपयोग, जो कि प्रश्न संख्या 157 से लिया गया है। यह भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन ग्लाइकोल निषेधक के रूप में स्टड गैस, जैली गैस युद्ध के में काम आती है। ये इसका उपयोग यहाँ से लिखना है आपको, क्योंकि जो अर्धवार्षिक का पेपर है ये भी आपको अब वापस से शीतकाल के अवकाश में अपने होमवर्क में करना है, इससे अभ्यास होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए इनमें से भी अब छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, वार्षिक परीक्षा में इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बड़े क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अवश्य इसको इग्नोर नहीं करें, अवश्य इसका अभ्यास करें और लिखें। खंड सब में क्वेश्चन है पहला, देखिए 31वां नंबर का क्वेश्चन, रसायन का कृषि में महत्व लिखिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, रसायन का कृषि में महत्व, जैसे कि आपको पता है, बिना दवा वगैरह के, खरपतवार नियंत्रक दवाओं के, कीटनाशियों के आदि के अपन फसल नहीं ले सकते, उर्वरकों का उपयोग करते हैं, पेड़कनाशी दवाएं आदि देते हैं काम, फफूंदनाशी। और इसी तरह से मान लीजिए मृदा सुधार करना हो तो अम्लीय और क्षारीय मृदा सुधार करने के लिए अलग अलग पदार्थ काम लाए जाते हैं। क्षारीय मृदा सुधार करने के लिए जिप्सम लेते हैं, अम्लीय मृदा सुधार के लिए अपन चूने का प्रयोग करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। देखिए बच्चों, एक जो ये क्वेश्चन है आपके, इसमें पूछा गया है कि कार्बन असंकरण, क्वेश्चन नंबर 32 से लेते हैं। ये अपन संकरण से ये चैप्टर से आया है, और इसमें हमको ये देखना है कि प्रत्येक जो कार्बन है उनमें किस प्रकार का संकरण है। तो ये देखिए,
इसमें जो कार्बन केंद्रित कार्बन होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपन संकरण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने इसको देखो खोल दिया है, जैसे CH2 है तो ये 2 हाइड्रोजन इधर कर दिए हैं, इसी प्रकार C को यहाँ लिख दिया है और CH अर्थात H को भी नीचे लिख दिया है, अर्थात इनके मध्य जो बॉन्ड पाए जा रहे हैं उनको बॉन्डों को अपन ने प्रदर्शित कर दिया है। तो देखिए इस तरह से इनमें प्रत्येक में जो सिग्मा बॉन्ड है उन सिग्मा बॉन्डों की पहचान करनी है। जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा इधर है और इधर देखिए इस तरह से यहाँ पर है, क्योंकि एक पाई पाई बॉन्ड है, एक बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है इसके अंदर। अब यहाँ इनकी काउंटिंग करते हैं क्योंकि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड की संख्या के आधार पर अपन ये निर्धारण करते हैं कि इसमें sp संकरण है या sp2 संकरण है, जो कि आपकी किताब में आपके पाठ्यक्रम में नहीं बताया गया, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन आया है तो यह समझना अभी जरूरी है। देखिए 1 2 3 हो गए, तो 3 यदि सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है क्योंकि सब में लोन पेयर 0 है इनमें, तो इसका मान होता है sp2 संकरण, अर्थात 3 है तो ये 1s और 2p sp2 हो गया। यहाँ पर देखिए एक सिग्मा है और एक इधर सिग्मा, तो 2 हो गए। तो 2 जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसमें होता है उस केंद्रीय कार्बन परमाणु पर जो संकरण होता है वो होता है sp संकरण, एक s और एक p, वैसे याद रखना है। देखिए यहाँ पर 3 हो गए, एक ये और एक ही नीचे वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इस तरह से ये 3 हो गए। 3 वाले का क्या होगा sp2 संकरण। फिर इसमें देखिए इस केंद्रीय कार्बन पर किस प्रकार संकरण होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये जो कि बीच वाला होता है सिग्मा, और ये दोनों पाई वाले होते हैं। सिग्मा बॉन्ड की अपन को काउंटिंग करनी है, तो इसमें भी किस प्रकार का होगा, 2 जब है तो sp संकरण और इसमें भी sp संकरण। इस तरह से ये क्वेश्चन का अपन को आंसर करना है। इसके बाद आता है 33वां क्वेश्चन, किरेल कार्बन परमाणु क्या है जो कि असममित कार्बन होता है, एक उदाहरण दीजिए। यह आपकी पाठ्य पुस्तक के 146 नंबर पेज से लिया गया है। देखिए असममित कार्बन परमाणु होता है उसी को किरेल कार्बन परमाणु कहते हैं। ये लिखा हुआ है कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयुक्ताएं 4 भिन्न प्रकार के परमाणु या समूहों से जुड़ी होती है। जैसा कि इसमें कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन, इसकी चारों जो संयुक्ताएं हैं वो अलग अलग इसमें ग्रुप तथा समूह जुड़े हुए हैं, परमाणु जुड़े हुए हैं। देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर COH समूह जुड़ा हुआ है, नीचे CH3 जुड़ा हुआ है। इस तरह से केवल कार्बन के चारों तरफ जो भी चारों संयुक्ताएं हैं वो अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार का जो बीच वाला जो कार्बन है वो किरेल कार्बन परमाणु कहलाएगा। तो इस तरह से इसका यह आंसर हो जाता है, जिसको असममित कार्बन परमाणु भी कहते हैं। अब हम आते हैं खंड द में, सेक्शन डी में। इसमें 34वां क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, जो कि पृष्ठ संख्या 33 से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए ये समस्थानिक की परिभाषा इसमें दे रखी है, इसके उदाहरण दे रखे हैं, क्योंकि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक होती है। जिस तरह से हाइड्रोजन का सटीक एक उदाहरण है आपके, हाइड्रोजन भी होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। इसी प्रकार कार्बन के जो 3 समस्थानिक है तो अपन को इनमें से उदाहरण देने हैं। और समभारिक भी दे रखा है, इसी प्रकार समन्यूट्रॉनिक भी दे रखा है। तो इनका आपको आंसर यहाँ से करना था और आगे भी ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है, परमाणु कक्षकों के आकार एवं अभिविन्यास को समझाइए। जैसा कि आपको परमाणु कक्षकों का आकार बताया गया था, S, P, D, F, इनके कक्षक किस प्रकार से अभिविन्यासित होते हैं, तो ये प्रश्न संख्या 33-34 से लिया गया है। देखिए लिख रखा है परमाणु कक्षकों का आकार और अभिविन्यास। तो बच्चों देखो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है वो पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही बनाया जाता है। टॉपिक को देखें, पॉइंट्स को देखें, उसके अनुसार ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये एस कक्षक का आकार बता रखा है, इसी प्रकार से P, D, F, ये P कक्षक की आकृति बता रखी है इस तरह से डम्बल के आकार की, और ये D कक्षकों की आकृति बता रखी है। तो इस तरह से आपको ये कक्षकों की आकृति बतानी थी, इसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका नामकरण से संबंधित IUPAC नाम लिखना है। जैसा कि CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें देखिए हमको
नंबरिंग किधर से करनी होती है, दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तब भी जो प्रतिस्था ये मेथिल से समूह प्रतिस्थापी है ये बराबर नंबर मिलेगा इसको 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो इस तरह से ये इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, और 5 है तो इसको पेंटेन हो गया, 3 मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरे को, इधर से अपन देखेंगे, इधर से क्रमांक यहाँ पर नंबर डालेंगे 1 2, तो देखिए यहाँ पर 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल, और 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, तो 2 मेथिल ब्यूट, और फिर 2 नंबर पर ही डबल बॉन्ड है तो 2 इन, तो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम। इसके बाद अपन लेते हैं अगला नेक्स्ट, इसमें देखिए CH3 CH3 इधर आ गया एक समूह, इधर CH2 और COOH। हमको ये ध्यान रखना होता है कि जब इसका नामकरण करते हैं तो COOH जो कार्बोक्सिल समूह होता है इसका जो कार्बन है ये भी नंबरिंग में शामिल होता है, तो इधर से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ क्रियात्मक समूह COOH है, यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह, इसका हमको जब नाम लिखेंगे तो उसमें इसका ओइक अपन इसके पीछे लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 का मतलब है आपके ब्यूट होता है, लेकिन सबसे पहले अपन इसका प्रतिस्थापी जो इसमें यहाँ पर आ गया CH3, तो इसको अपन लिखेंगे 1 2 3, तो 3 मेथिल, और इसके बाद में ब्यूटेनोइक अम्ल, तो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ये इस तरह से नाम हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इसका नोमेनकल्चर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके संकरण से संबंधित, संकरण को परिभाषित कीजिए। CH4 अर्थात मेथेन और C2H4 में संकरण के प्रकारों एवं इनकी आकृति समझाइए। ये देखिए आपको पेज संख्या 128 पर इसके संकरण की परिभाषा है कि जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा तथा विभिन्न आकार के कक्षक, देखिए विभिन्न आकार के कक्षक परस्पर मिश्रित और संयुक्त होकर के अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, तो इस परिघटना को संकरण कहते हैं, और इस प्रकार बने कक्षक वो संकरित कक्षक कहलाते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा है। अब ध्यान रखिए संकरण के नियम आदि भी प्रभु ध्यान रखने की वार्षिक परीक्षा में इनकी आने की संभावना है, और जो इसमें इसी में 128 नंबर का जो चैप्टर ये प्रश्न है, इसमें यहाँ पर वांट होप और लिवेल का सिद्धांत है और केकुले का सिद्धांत है, ये इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा दृष्टि से याद कर लेना। इसी क्वेश्चन में मेथेन की संरचना पूछी गई है, जो कि ये संरचना बनानी थी आपको, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। ये कोण का मान वार्षिक परीक्षा दृष्टि से 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, तो ये मान भी ध्यान रखें। और किस प्रकार का संकरण पाया जाता है इनमें, ये भी अवश्य ध्यान रखें। ये HCl की संरचना हो गई, ये संरचना बनानी थी आपको, याद से लिखना है आपके होमवर्क की कॉपी में, आपको ये प्रश्न हल करेगा तब। इसी तरह से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपको अवश्य याद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह इसको आपको याद रखना है, और इसमें इस बार ये भी पूछा सकता है कितने एकल बंध है और पाई बंध है, सिग्मा बंध है, उनकी संख्या मालूम कर सकते हैं, उसको भी क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपके, निम्न को परिभाषित कीजिए। चलायुता, ध्रुवण गुणकता और कारक धनायन, जो कि प्रश्न संख्या 145 46 49 से लिया गया है। देखिए 145 क्वेश्चन लिया गया है। जो चलायुता है इसके बारे में आपको बताया गया था कि कीटो इनोल चलायुता भी इसको कहते हैं। इस तरह की इसकी संरचना ही बन जाती है, कीटो इनोल टाइप से ही बन जाता है, इसलिए इसको देखो एसीटोन है वो इनोल रूप में आ जाता है ये। इसके बाद ध्रुवण गुणकता के बारे में 146 प्रश्न कैसे पूछा गया है, देखिए इसके बारे में बता रखा है। इसे बता दो संतुलित प्रकाश के संतुलन में रखने पर ध्रुवण तल को किसी कोण में घुमा देते हैं, ध्रुवण गुणक पदार्थ कहलाते हैं, और किसी पदार्थ पर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देना ही ध्रुवण गुणकता कहलाता है। तो इसके बारे में आपको बताना था, दक्षिण ध्रुवण गुणक के बारे में बताना था आपको, और ये विशिष्ट गुणक होते हैं उसके बारे में बताना था। और लास्ट में पूछा गया था कारक धनायन। कारक धनायन को हम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन कार्बोधनायन पूछा है इसलिए कंफ्यूज हुई होंगी, तो ये इसका आंसर यहाँ से दिया गया है प्रश्न संख्या 149 से। तो अब की बार एनाइन के बारे में पूछ सकते हैं, कार्बेनाइन और कार्बोकेटाइन, ये अलग अलग दोनों डिफरेंट होते हैं।
तो इसके बारे में पता चल सकता है। और इम्पोर्टेंट और जानकारी आपको ये रखनी है कि क्रियात्मक समूह के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखें। समयावता में स्थिति समायोता, श्रृंखला समयावता और मध्यावता, इनको आप अच्छे से याद रख लें, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा वार्षिक परीक्षा में। समयावता वाला चैप्टर है, वो भी अच्छी तरह याद करें। तो इसी तरह से देखो बच्चों, आपके ये क्वेश्चन आपको बताए गए, इनका हल किया गया। आप इनको अपनी नोटबुक में करना है और इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन सीधे आपको होंगे तो उनकी समस्या को समाधान किया जाएगा। इस चैनल पर बने रहें और इसी प्रकार से इससे आपका जो प्यार बना रहे और लोगों को ये वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।